हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर का ऑलमोस्ट 98% चीज़ें हमने पढ़ ली है। हमारे सिर्फ दो टॉपिक रह गया, एक हमारा सीड और दूसरा हमारा फ्रूट। तो होप सो मैं कोशिश करती हूँ कि आज ये चैप्टर फिनिश कर दूँ, और अगर रह भी गया तो नेक्स्ट एक और लेक्चर के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इफेक्ट में हमने एंडोस्पर्म कंप्लीट किया, अपना एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, हमने अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट किया, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा सीड है वो कैसे बना, और मतलब सीड जर्मिनेट कैसे हुआ। तो ये चीज हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। ठीक है, तो क्या है हमारा सीड? सीड क्या है? इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इन फ्रूट। मैंने बताया था जो हमारा पिस्टिल होता है उसमें से जो ओवरी होता है वो क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है, और जो हमारा ओव्यूल होता है वो क्या बनाता है? वो हमारा सीड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो सीड हमारा क्या बना? हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, या फ्रूट हमारा क्या बना? फाइनल प्रोडक्ट बना। तो सीड को हम क्या बोलेंगे? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब सीड पे क्या होगा? अगर तुम एक सीड को देखोगे तो उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी, तो उसी का नाम हमने क्या रखा? सीड कोट। कॉटिलिडॉन्स क्या होगा? कॉटिलिडॉन्स वो होगा जिसमें फूड स्टोर होगा, जो कि उस एम्ब्रियो को आगे की ग्रोथ के लिए फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और एक हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें से हमारा क्या निकलने वाला है? रूट और शूट, मतलब हमारा रेडिकल और प्लूम्यूल निकलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले क्या है हमारा? देखो, कॉटिलिडॉन्स क्या होता है? कॉटिलिडॉन हमारा स्वोलन स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है? फूड रिजर्व होता है। क्या होता है? फूड रिजर्व होता है। मैंने बताया था कि जितनी देर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो तक में एंडोस्पर्म हमारा फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बट डाइकॉट में क्या हो गया? अब फूड क्या हो गया है? खत्म हो गया है। मोनोकॉट में है बट लिटिल अमाउंट में है, उतना सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो डाइकॉट में क्या है? डाइकॉट में एंडोस्पर्म फिनिश हो गया है, तो आगे की ग्रोथ के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो वो न्यूट्रिशन उसको कौन प्रोवाइड करेगा? कॉटिलिडॉन। ठीक है, सेम अगर मोनोकॉट में देखें तो लिटिल अमाउंट में हमारा एंडोस्पर्म बच जाता है, बट उतना सफिशिएंट नहीं होता है आगे की ग्रोथ के लिए, इसलिए उसमें भी कॉटिलिडॉन आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम बोलते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अगर डाइकॉट्स में देखें तो 2 कॉटिलिडॉन्स है, इसलिए इसको हम डाइकॉट बोल रहे हैं, और मोनोकॉट में सिंगल स्क्यूटेलम, जिसको कॉटिलिडॉन है, जो कि क्या नाम है? स्क्यूटेलम। ठीक है, नेक्स्ट, सो कॉटिलिडॉन क्या हमारा स्वोलन स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है? फूड रिजर्व होता है। अब ये देखो, हम सीड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने जब मैंने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ाया था, एंडोस्पर्म में मैंने 2 चीजें पढ़ाई थी ना, एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस। मतलब जिसमें एंडोस्पर्म बच रहा है, जिसका फूड रिजर्व, जिसमें फूड रिजर्व है, वो क्या है हमारा? एंडोस्पर्मस। ठीक है, और जिसका फूड ड्यूरिंग जाइगोट डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जिसका फूड खत्म हो गया, उसको हमने क्या बोला? नॉन एंडोस्पर्मस। तो ये वही दिया हुआ है, 2 वर्ड है, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। देखो, एल्ब्यूमिनस क्या है? जैसे हमारा एंडोस्पर्म है ना, वैसे ही मतलब एंडोस्पर्म एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेम एल्ब्यूमिनस भी हम एल्ब्यूमिन के लिए यूज करते हैं, वो भी क्या है? प्रोटीन है। ये भी क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करता है। तो एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ऐसा चीज जिसमें कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है, एंडोस्पर्म बच गया है, उसको हमने क्या बोला था? एंडोस्पर्मस बोला था। जिसमें हमारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ था, एंडोस्पर्म बच गया था। बात समझ आ रही है? जैसे कि हमने ये बनाया था, तो ये हमारा सीड है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हमारा एंडोस्पर्म क्या हो गया था? सराउंडिंग में बच गया था। तो ये क्या लिखा हुआ है? एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा था तो उस टाइम एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ था, तो उसी का नाम हमने या तो एंडोस्पर्मस रखा था, या यहाँ पे हम सीड, अगर मतलब सीड को हम और क्या बोल सकते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके एग्जांपल मैंने मोनोकॉट के बताए थे, जैसे हमारा वीट हो गया, मेजी हो गया, मेज हो गया, कोकोनट हो गया, कैस्टर हो गया। ठीक है, कैस्टर क्या है? कैस्टर एक हमारा डाइकॉट है, डाइकॉट है, बट ये क्या होता है? ये एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होगा? नॉन एल्ब्यूमिनस वो होगा जिसमें ये हमारा सीड है और इसके पूरे में क्या है? हमारा पूरे में हमारा क्या है? जाइगोट है, मतलब इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचा है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस कौन सा होगा? नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, जिसके अंदर एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचा होगा, वो क्या होगा? कंप्लीटली कंज्यूम हो गया होगा। तो उसी को हम या तो नॉन एंडोस्पर्मस बोलो, या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस बोल लो, या फिर हम उसको एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। एक्स क्यों बोल रहे हैं? मतलब एक्स कौन होती है? जो छोड़ के चली गई होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? अगर एंडोस्पर्म खत्म हो गया है, या एल्ब्यूमिन वही प्रोटीन स्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो उसको या तो हम क्या बोल रहे हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस बोल रहे हैं, या हम उसको क्या बोल रहे हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स ऐसे करके, एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस बोलेंगे, या नॉन एंडोस्पर्मस, जिसमें एंडोस्पर्म क्या हो गया? कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है। इसके एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? हमने सारे डाइकॉट्स पढ़ा था, जैसे कि पी हो गया, बीन्स हो गया, ऑर्किड हो गया, ग्राउंडनट हो गया। बट इसमें ऑर्किड क्या है? ऑर्किड हमारा है मोनोकॉट, और ये एक तरीके का क्या था? हमारा एक्सेप्शन था। ठीक है, तो अगर यार देखो, पिछली क्लास तुम लोगों ने पढ़ी होगी ना, मैंने जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की वीडियोस देखे होंगे तो ये आपको याद होगा
ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मैं ये चीजें पढ़ा चुकी हूँ, बस यहाँ पे न्यू वर्ड आया है एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। तो एल्ब्यूमिन का मतलब ही है जो हमारा एंडोस्पर्म है वो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है और एल्ब्यूमिन भी हमारा प्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो उसी स्ट्रक्चर को बस एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है? रिमेन्स ऑफ न्यूसेलर सेल। अगर आपको थोड़ी बहुत मैंने ओव्यूल जब पढ़ाया था तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद होगा, कुछ ऐसा था। ये हमारा ओव्यूल था, ये दोनों इसके क्या थे? दो इंटेग्यूमेंट्स थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था? माइक्रोपाइल था, नीचे की साइड हमारा चेलेजल था, ठीक है। इसको सराउंडिंग एक सेल्स था जिस सेल्स का नाम क्या था? न्यूसेलर सेल्स। क्या नाम था? न्यूसेलर सेल्स। रुको दिखाते, ये वाले जो सेल्स दिख रहे हैं ये वाले, ये क्या है हमारे? ये सारे हमारे क्या है? न्यूसेलस के सेल्स हैं, ठीक है। जब हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है तो क्या होता है? कोई भी इनमें से माइक्रोपाइल के एंड वाला कोई भी एक ये तो चेलेजल वाला है ना, माइक्रोपाइल के एंड वाला कोई भी एक न्यूसेलर क्या होगा? वो डेवलप होता है और क्या बना लेता है? वही हमारा एक एम्ब्रियो सैक बना लेता है। बाकी के जो न्यूसेलस है वो क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। यही तो पढ़ा था हमने कि इतने न्यूसेलर सेल में जो भी माइक्रोपाइलर एंड वाला जो न्यूसेलर सेल होगा वही डेवलप किसमें हो जाता है? एम्ब्रियो सैक में, फीमेल गेमेटोफाइट में। और बाकी के जो न्यूसेलस होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हमारे डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। बट कभी किसी सीड में क्या होता है? ये जो न्यूसेलस के सेल्स है ये कंप्लीटली डीजेनरेट नहीं होते, कंप्लीटली खत्म नहीं होते, कुछ बच जाता है। तो उसी को क्या लिखा है? रिमेन्स ऑफ न्यूसेलर सेल्स, मतलब न्यूसेलस के सेल्स का बच जाना, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा? ब्लैक पेपर और बीट। ब्लैक पेपर और बीट में हमारा क्या होता है? न्यूसेलस का सेल बच जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अब इधर आके देखो, ये हमने लास्ट क्लास में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा था। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा जाइगोट बना था और यहाँ पे हमारा क्या बना था? एंडोस्पर्म बना था। उसके बाद क्या हुआ था? जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था तो हमारा एक जाइगोट दो सेल में डिवाइड हुआ था जिसको हमने क्या बोला था? एम्ब्रियोनल सेल और सस्पेंसर सेल। एम्ब्रियोनल सेल ही क्या बना रहा था? हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेज हमारा यही तो आया था। कौन सा एम्ब्रियो है? ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ठीक है। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या होगा? ये वाले हैं, ये क्या है? हमारे सस्पेंसर सेल और ये हमारे एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल क्या करता है? वो बढ़ता है, उसके नंबर इसलिए इंक्रीज होते हैं ताकि ये जो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है ना, वो यहाँ पे जितने भी ये जो सराउंडिंग एंडोस्पर्म है, जो भी इनके पास खाना बचा हुआ है, मतलब सराउंडिंग एंडोस्पर्म है, उसको यूटिलाइज कर पाए। इसलिए जो क्या कहते हैं, जो हमारा सस्पेंसर सेल है वो एम्ब्रियो को धक्का देता है ऊपर की तरफ कि सराउंडिंग में जितना भी एंडोस्पर्म है वो उसको यूटिलाइज करे और ग्रो करे, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोबुलर हो गया। ये वाला कौन सा है? ये हमारा है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और ये वाला हमारा कौन सा है? मैच्योर एम्ब्रियो। ये बात समझ आ गई? और मैच्योर एम्ब्रियो में भी कौन सा है? ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है, ठीक है। डाइकॉट का एम्ब्रियो है, तो ये तो याद होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा सीड है। ये क्या है? हमारा ओव्यूल किसमें चेंज हो गया है? सीड में चेंज हो गया है। और उसके अंदर हमारा क्या है? सीड के अंदर हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है। हमने यही तो पढ़ा था कि सीड कंसिस्ट ऑफ, उसमें सीड कोट होगा, सीड की दो लेयर्स होंगी, कॉटिलिडॉन्स होगा। तो ये देखो, ये दोनों कॉटिलिडॉन है, ठीक है। और क्या होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, मतलब जिसमें से हमारा क्या होगा? शूट का और रूट का, जहां से हमारे शूट और रूट निकलेंगे। तो ये हमारा जो कॉटिलिडॉन है और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यही तो हमारे एम्ब्रियो है दोनों मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एम्ब्रियो हो गया और ये हमारा सीड हो गया। बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये मतलब हमारा ये सीड तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको जर्मिनेट करेंगे। तो जर्मिनेशन कैसे होता है ये देखो। सबसे पहले ये सीड है, ये सीड को हमने कहाँ पे डाल दिया? सॉइल के अंदर डाला, ठीक है। सॉइल के अंदर सीड में क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये जो इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो हमारा ओव्यूल के जो हमने इंटेग्यूमेंट्स पढ़े थे, ये जो दो इंटेग्यूमेंट्स पढ़े थे, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, वही दोनों क्या बना लेते हैं? सीड का प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, ठीक है। मतलब सीड का कोट बनाते हैं जो सीड को क्या करके रखेगा? प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट, माइक्रोपाइल रिमेन स्मॉल पोर इन इंटेग्यूमेंट टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अब यहाँ पे जो माइक्रोपाइल था ये सीड में भी बन के आएगा क्योंकि वो ओपन एरिया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आएंगे तो ये देखो, ये सीड है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर साइड पे क्या होगा? एक छोटी सी ओपनिंग होगी, माइक्रोपाइलर ओपनिंग होगी। और उस ओपनिंग का फंक्शन क्या है? ये क्या करेगा? इट फैसिलिटेट एंट्री ऑफ, किसका एंट्री? ऑक्सीजन का एंड वाटर का ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अब इस सॉइल में जैसे हमने इस सीड को डाला तो इसमें क्या जाएगा? वाटर डाल जाएगा, ऊपर से जो भी वाटर आएगा वो, और जो ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा वो। तो उन सब की एंट्री सीड से कहाँ होगी? तो ये जो हमारा छोटा सा पोर है जिसको हमने क्या बोला? माइक्रोपाइलर पोर, वहां से ही हमारा क्या एंटर होने वाला है? ऑक्सीजन और वाटर। तो ये कैसा होगा? ये है हमारा माइक्रोपाइलर पोर है, ये हमारा माइक्रोपाइलर पोर है जिसका काम क्या है? इट फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई? नेक्स्ट, एज सीड मेच्योर, जैसे जैसे सीड क्या करेगा? मेच्योर करेगा, इट्स वाटर कंटेंट डिक्रीजेस एंड सीड बिकम ड्राई।
सीड मैच्योर हो गया है, ठीक है, अभी उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं कि जितना अमाउंट ऑफ उसको वाटर चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ उसको ऑक्सीजन चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर लेता है कि अपना वाटर कंटेंट को बिल्कुल डिक्रीज कर लेता है। अब उसकी बॉडी में जितना भी, उस सीड में जितना भी वाटर है उसको डिक्रीज करके कितना रख लेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% उसके सीड के अंदर वाटर होगा, जो कि सिर्फ उसको नीड रखेगा ताकि वो जो सीड है वो जिंदा रहे, ठीक है। तो इसलिए अपना जब सीड मैच्योर होगा तो वो क्या करेगा, अपना वाटर कंटेंट डिक्रीज करेगा और कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर का जो पूरा पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। बात समझ आ रही है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन एंड द एम्ब्रियो एंटर इनटू डोरमेंसी स्टेज। अब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी बॉडी में जितने भी ग्रोथ हो रही थी उन सब में उसको एनर्जी लग रही थी, उन सब में उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे थे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उन सब रिएक्शंस को स्लो डाउन कर लेगा। सिर्फ वही रिएक्शन करेगा जो उस सेल को, उस सीड को क्या रखेगा, जिंदा रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर लेगा, स्लो कर लेगा और किस स्टेज में चला जाएगा, डोरमेंसी स्टेज में चला जाएगा। अगर थोड़ा कनेक्ट कर पाओ तो जैसे कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, ठीक है, जिस दिन हम लोगों का फास्ट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम लोगों के 9 दिन के फास्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी 9 दिन का प्रॉपर पूरा उन्होंने फास्ट रखा है और तुम सिर्फ पानी पी रहे हो, खाना वाना तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर तुमको खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ पानी मिलेगा, तो तुम क्या करोगे, प्रॉपर पूरे दिन चाहोगे कि मुझे रेस्ट करने दो, मुझसे कोई भी काम मत करवाओ, क्योंकि तुम मुझे काम करवाओगे तो मुझे भूख लगेगी तो फिर मेरी एनर्जी और डाउन होगी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, दिन भर रेस्ट मोड पे रहना चाहोगे, तो वो तुम किस स्टेज पे चले गए हो, डोरमेंसी स्टेज पे, डोरमेंट स्टेज पे चले गए हो। डोरमेंट मतलब रेस्ट मोड पे चले जाना। तो सीड भी क्या करेगा, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो वो कौन से स्टेज में चला जाएगा, वो डोरमेंसी स्टेज पे चला जाएगा, वो रेस्ट मोड पे चला जाएगा, ठीक है। और व्हेन फेवरेबल कंडीशंस उसको अवेलेबल होंगी, जैसे कि उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसको जो भी टेम्परेचर में रहना है वो टेम्परेचर उसको मिल जाएगा, जो जितना उसको अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है, वो वाटर मिले, और जितना उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वापस से उसका सेल कैसा होगा, एक्टिव होगा। जैसे ही हमारा फास्ट खुलता है, हमको जो जो खाने का मन करता है, जितना तीखा चटपटा खाने का मन करता है, ठीक है, मतलब जो जो होता है ना, एक हमारे लिए जरूरी है, जो मन कर रहा है हमको सब वो मिल रहा है, तो हम दोबारा कैसे हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं, हम सारे काम करते हैं। तो सेम इस सीड के साथ है, जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो सीड कैसा करेगा, वो जर्मिनेट करेगा, वो अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। ये बात यहाँ पे समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो सीड जर्मिनेट कैसे करता है। अभी ये सीड है, ठीक है, अभी मान लो ये डोरमेंट स्टेज पे है, क्योंकि इसको अभी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, ये अच्छा, अगर डोरमेंट स्टेज की अगर बात करें तो हमारे घर में अगर देखो तो चने होते हैं, छोले होते हैं और राजमा होते हैं, वो सब हम अपने उसमें कंटेनर्स में पैक करके रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो अपना वाटर कंटेंट ऐसी 10 to 15% एकदम घटा के रखता है, ताकि वो सेल सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, जिंदा रहे। बट तुम उसको जैसे ही पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा, वो स्वेल कर जाएगा, और अगर उसको 3-4 दिन के लिए छोड़ दोगे तो उसमें से क्या निकल, देखोगे वो जर्मिनेट करने लगता है, वो छोटी छोटी व्हाइट निकलने, क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिली, इसलिए वो ग्रीन कलर का नहीं निकल रहा है, बट उसको क्योंकि वाटर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, जर्मिनेट करने लग जाता है। सबने देखा होगा यार, सबके घर में ऐसा होता है। मतलब अगर तुम चने को एक दिन के लिए रखोगे तो वो तो सिर्फ स्वेलो कर जाएगा, ठीक है, बट उसको अगर 3-4 दिन तक तुम छोड़ दो, ठीक है, और अगर तुम उसको धूप में डाल दो या फिर मिट्टी के अंदर डाल दो, तो वो क्या होगा, वो ग्रीन कलर के बाहर आता है। ग्रीन कलर से जर्मिनेट जब होगा तो वो ग्रीन कलर से वो बाहर आता है, और उसको फिर वो एज अ प्लांट में निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया। और जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला था, हमने उसे कंटेनर में पैक रखा था, तब तक वो कौन से स्टेज पे था, अपने डोरमेंसी स्टेज पे था, डोरमेंट था, रेस्ट मोड पे था, ठीक है। तो मतलब हमारे घर पे जो चने, छोले, राजमा रखे हैं, उनका अभी रेस्ट मोड चल रहा होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये सीड है, ये भी मान लो कि इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला। अब हमने क्या किया, इसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया, हमने इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिया, हमने इसको पानी दिया, हमने इसको सनलाइट दिया, तो इससे क्या होगा, ये जर्मिनेशन करना स्टार्ट करेगा। तो जब जर्मिनेशन करता है तो क्या होगा, इसमें पानी जा रहा है, जैसे सीड में पानी जाएगा, जब एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी जाएगा तो सीड के ऊपर क्या लगाएगा, यहाँ चारों तरफ जैसे पानी जाएगा तो ये इसके वॉल पे क्या लगाएगा, सीड कोट पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा, सीड क्या हो जाएगा, फट जाएगा, समझ रहे हो, सीड जो है वो बर्स्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे वो देख रहे हो, ये वाला सीड क्या कर गया, बर्स्ट कर गया, और बर्स्ट करके यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा हाइपोकोटाइल था, जिसमें से हमारा क्या निकलने वाला था, रेडिकल निकलने वाला था। तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये रेडिकल निकलना शुरू होता है, मतलब रूट निकलना शुरू होता है। तो जब ये रूट निकलेगा तो ये जो हमारा ये कॉटिलीडॉन है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये यहाँ से हमारा रेडिकल निकलेगा, और ये हमारा प्लूम्यूल निकलेगा, प्लूम्यूल मतलब शूट निकलेगा, ठीक है। अब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलते जा रहा है तो ये अपना ग्रोथ करता रहेगा। अब ये क्या है, इधर से ये ग्रो कर रहा है, इधर से प्लूम्यूल ग्रो कर रहा है, तो जब ये ग्रो करेंगे तो ये जो हमारा कॉटिलीडॉन है ना, ग्रो करते करते क्या हो जाएगा, ये सॉइल के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रूट पूरा ग्रो करेगी और यहाँ पे हमारा शूट पूरा ग्रो कर रहा है, ठीक है। हमारा
तो जब ये शूट ग्रो करेगा फिर ये और ग्रो करके क्या बनाने लगेगा, लीफ बनाएगा, फ्लावर्स बनाएगा। तो जैसी लीफ बनाएगा तो अब लीफ क्या करेगा, क्योंकि लीफ हमारे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है। तो जैसे ही लीफ हम आएगा इस प्लांट में, प्लूम्यूल में, जैसे ही हमारा शूट में लीफ आने लगेगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस मतलब वो खाना बनाने लगेगा। मतलब अब यहाँ पे इसको ये लीफ जो है ये प्रॉपर अमाउंट में खाना बना रहा है, तो इसको इस स्क्यूटेलम या फिर कॉटिलेडॉन की जरूरत नहीं है। ये दोनों क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, कॉटिलेडॉन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कॉटिलेडॉन है ये क्या हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है, क्या कॉटिलेडॉन्स क्या हो रहे हैं, डीजेनरेट हो रहा है। ये क्या है हमारा, लीफ है। लीफ क्या करेगा, लीफ यहाँ फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसको फूड ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगा प्लांट को। तो जो हमारा कॉटिलेडॉन है वो क्या कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा, और यहाँ पे आके हमारा क्या हो गया, ये पूरा प्लांट जर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से हमारा सीड जर्मिनेशन होता है। समझ आया? तो क्या हुआ, इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल्स हमारे क्या बना गए, सीड कोट बना दिया उन्होंने। माइक्रोपाइल क्या हो गया, वो एक स्मॉल पोर है जिसका काम क्या है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर करवाना। फिर जब तक सीड मेच्योर होगा, ठीक है, उसका वाटर कंटेंट वो क्या कर लेगा, डिक्रीज करके वो ड्राई हो जाएगा। जैसे हम उसको सॉइल में डाल के फेवरेबल कंडीशंस देंगे तो वो क्या करेगा, सारे न्यूट्रिशंस को सॉइल से अब्सॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, पानी लेगा, लाइट लेगा, और फिर क्या करेगा, ऐसे डेवलपमेंट अपना ग्रोथ स्टार्ट करेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सीड जर्मिनेशन। स्यूटेलम का काम समझ आया, ये क्या है, जब तक प्लांट के पास लीफ नहीं है। देखो थोड़ा अगर चीजें समझ आ रही हो तो जब तक हमारा जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो रहा था तब तक फूड कौन प्रोवाइड कर रहा था, एंडोस्पर्म। बट डेवलपमेंट के ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमारा जो एंडोस्पर्म था वो फिनिश हो गया था, और अगर मोनोकॉट में था भी तो वो लिटिल अमाउंट में हमारा एंडोस्पर्म था। अब क्या हुआ, अब ये देखो ये सीड है, ठीक है, अब इसको अभी भी तो ग्रोथ करनी है ना, इसको बॉडी इसको पूरा हमारा रूट बनाना है, पूरा शूट बनाना है। तो इसके लिए इसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए भाई, न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा। तो ये न्यूट्रिशन कौन इसको दे रहा है, ये कॉटिलेडॉन्स ही दे रहे हैं। तभी क्या बोल रहे हैं इनको, ये स्वेलो स्ट्रक्चर है जिनका काम क्या है, जिनमें क्या है, फूड रिजर्व है, ये इनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जब इनके पास लीफ आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, इनका कॉटिलेडॉन्स का काम भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये लीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? तो हर स्टेज पे इनके पास कुछ ना कुछ है जो इनको क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होगा तो एंडोस्पर्म, ठीक है, जब हमारा सीड यहाँ पे डेवलप कर रहा है धीरे धीरे तो उसको कॉटिलेडॉन, और जब हमारा प्लांट बन जाएगा तो उसको रिजर्व फूड कौन प्रोवाइड करेगा, हमारे प्लांट से, हमारे लीफ करेंगे जो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया? चलो फिर नेक्स्ट बताती हूँ। तो देखो सीड हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो बस ये एक बार देख लो क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और एनसीईआरटी से कुछ भी आ सकता है, तो हम इसको एक बार कवर कर लेते हैं। मतलब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार देख लो। पहला क्या है, सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस। अब देखो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट ही क्या है, हमारा सीड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। तो वो क्यों बन रहा है उसके एडवांटेजेस बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमारे अब तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा, हमने पॉलिनेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ा, तो ये सब कैसा था, ये सब वाटर इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट मतलब हमने पढ़ा ना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा, तो फर्टिलाइजेशन में हमको वाटर की जरूरत नहीं पड़ी। इवन आप पॉलिनेशन देखो तो उसमें भी हमको वाटर की जरूरत, वैसे वाटर पॉलिनेशन में जरूरत पड़ी, वो भी कुछ उसमें समझ लो, कुछ क्या बोलेंगे, कुछ स्पीशीज में जरूरत पड़ी, बट ऑलमोस्ट जो पॉलिनेशन है उसमें हमें वाटर का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो जो हमारा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन है ये कैसा है, वाटर इंडिपेंडेंट प्रोसेस था। ठीक है, वाटर इंडिपेंडेंट अगर तुम प्लांट किंगडम में पहले का वो उठा के देखो, जैसे कि हमारा एल्गी था, ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट था, ये सब कैसे थे, इनमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था उसके लिए वाटर जरूरी था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा था, वाटर के थ्रू हो रहा था। बट यहाँ पे जो हमारा फर्टिलाइजेशन है उसमें हमको वाटर की जरूरत नहीं है, और पॉलिनेशन के लिए भी पॉलिनेशन में भी कुछ स्पीशीज को छोड़ के बाकी में वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। वही हमारा सीड फॉर्मेशन क्या है, ये हमारा कैसा है, वाटर डिपेंडेंट प्रोसेस है। अब हमारा जो भी सीड फॉर्म हुआ, ठीक है, अब सीड से वो जो भी प्लांट बनाएगा तो उसमें हमको वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, वाटर इंडिपेंडेंट, और सीड फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस है, वाटर डिपेंडेंट। नेक्स्ट देखो, डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प स्पीशीज टू कोलोनाइज इन डिफरेंट एरियाज। अब सीड्स होने का फायदा क्या है, सीड्स हमारे लाइट वेटेड होंगे, छोटे होंगे, तो वो डिस्पर्स होंगे, चाहे वो डिस्पर्स होके अगर बहुत लाइट वेटेड है तो उड़ के किसी और एरिया में चला जाए, किसी भी कॉलोनी में चला जाए। ठीक है, या फिर किसी भी बर्ड या किसी भी उसको मुंह में लेके और उसको कहीं और पे डाल दे। तो इससे क्या होगा, अगर हमने हमारा
प्लांट ने यहाँ पे सीड दिया है तो वो किसी और भी एरिया में जाके ग्रो कर सकता है। वो क्यों ग्रो कर पा रहा है? क्योंकि उसमें वो सीड बन रहा है जो कि लाइट वेटेड है। तो वो क्या कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, डिस्पर्स होना, फैलना। तो डिस्पर्जन हो रहा है तो क्या हो रहा है, अलग अलग हैबिटेट्स में जा रहा है, नए हैबिटेट में जा रहा है, एंड हेल्प स्पीशीज टू कोलोनाइज इन डिफरेंट एरियाज। और वो जो हमारा स्पीशीज है वो दूसरे एरिया में भी ग्रो कर पा रहा है। जैसे कि ऐसा तो नहीं है ना कि रोज सिर्फ एक ही जगह हमको मिलता है, ठीक है। अब रोज हमको हर लोकेलिटी में हर जगह मिल रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, सीड डिस्पर्सल से हो रहा है। सीड कहीं भी जाके डिस्पर्स कर रहा है, कोई भी कर सकता है, बर्ड कर सकता है, एनिमल, किसी से भी सीड डिस्पर्सल हो सकता है। इवन विंड के थ्रू सीड डिस्पर्स्ड हो रहा है, सीड इधर से उधर जा रहा है। तो अलग अलग हैबिटेट्स में जा रहा है, अलग अलग लोकेलिटीज में जा रहा है, और वहां पे जाके क्या कर रहा है, न्यू प्लांट को ग्रो कर रहा है। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व। अब जब हमने सीड हमारा बन गया था तो उसके अंदर हमारा कॉटिलेडॉन्स था। तो जब वो सीड ग्रो कर रहा था, एक प्लांट बना रहा था, तो उसके अंदर ऑलरेडी फूड रिजर्व था जो कि उस प्लांट को क्या कर रहा था, ग्रोथ में हेल्प कर रहा था। और वो क्या था, हमारा कॉटिलेडॉन। जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, जब तक हमारे लीफ नहीं आए थे प्लांट में, तब तक उसको फूड कौन प्रोवाइड कर रहा था, जो सीड के अंदर कॉटिलेडॉन से वही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सीड का फायदा यही तो है कि वो डिस्पर्जल में हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे यंग सीडलिंग्स में जो सीड्स होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, हमारा फूड रिजर्व्ड होगा। तो वो क्या करेगा, जो सीड्स है उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। और सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो। और जो सीड है उसके चारों तरफ हमारे सीड कोट होता है, तो सीड कोट क्या करेगा, उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि सीड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें हमारा मेल गेमीट और फीमेल गेमीट है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर वेरिएशंस भी आएंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से सीड में क्या है, जो हमारा प्लांट डेवलप होने वाला है उसके अंदर क्या दिखेगा, हमको वेरिएशन दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। अब कोई भी फार्मर एग्रीकल्चर करता है या कुछ भी करता है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है, सीड चाहिए होता है। सीड वो सॉइल में डालता है और पूरा प्लांट अपना ग्रो करता है। कोई सारे क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए, सीड ही तो चाहिए। इवन हम अपने घर में भी प्लांट्स लगाते हैं, कोई भी प्लांट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उसका सीड डालते हैं। तो सीड क्या है, बेसिक है, किसका बेसिस है, ऑफ अवर एग्रीकल्चर। हमारे जो भी क्रॉप्स इंप्रूवमेंट है, ये जो भी क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमको सीड चाहिए। और अगर सीड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि उसको इतना ज्यादा हेल्पफुल बना रही है फार्मर्स के लिए, तो उसका जो ये दो प्रोसेस है उसके अंदर, एक तो डिहाइड्रेशन और दूसरा उसका डोरमेंसी। डिहाइड्रेशन का मतलब अपने वाटर कंटेंट को हम बिल्कुल डिक्रीज कर लेता है। अगर एक बात बताओ, अगर कुछ ऐसी चीज है जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, वो जो भी हमारा कुछ भी देख लो, कोई भी खाना या कुछ भी, वो क्या हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। और अगर उसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम होगा तो वो सीड की बात कर लो, किसी वो खराब नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अपने घर में अगर राजमा छोले देख लो, तो राजमा होते हैं, जब तक वो कंटेनर में है तो उसके अंदर वाटर का कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो कंटेनर में वो ऐसा तो नहीं है ना कि रखे रखे सीड खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है। तुम हर महीने सीड्स लाते हो, तुम देखते हो एक एक महीने, दो महीने हमारे पास राजमा डब्बे में पड़े होते हैं, बट वो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा वो है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, मतलब उसने अपना वाटर कंटेंट डिक्रीज कर रखा है। बट वहीं अगर तुम राजमा को पानी में डाल दो, ठीक है, और उसको 10 दिन तक रख लो, 10 दिन भी मैंने ज्यादा बोल दिया, तुम 5-6 दिन तक ही रख लो, तो वो कैसा हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाता है, वो सीड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो सीड को हम लार्ज टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो उस सीड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिहाइड्रेशन की, उसने अपना वाटर का कंटेंट क्या कर रखा है, डिक्रीज कर रखा है। दूसरा हमारा डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब वो अपने रेस्ट स्टेज पे है, वो कोई काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं, उसके अंदर बहुत कम रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसने सिर्फ उसको लाइव जिंदा रख रखा है उस सीड को, बाकी उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से हम सीड को, हमको क्या हेल्प कर रहा है, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सीड फॉर लॉन्ग पीरियड। हम उसको ज्यादा दिन तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रही है? और अगर जैसे फार्मर्स में भी ऐसा होता है कि अगर जैसे इस साल क्रॉप बहुत अच्छा हुआ तो उन्होंने वो सारी सीड इकट्ठा कर लिया, उसको क्या कर लेते हैं वो लोग, सीड को स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। एकदम ठंडे टेम्परेचर में सीड को क्या कर लेंगे, स्टोर करके रख लेंगे। और क्योंकि नेक्स्ट ईयर का पता नहीं ना कि क्रॉप कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, सॉइल कैसा ग्रो किया होगा, मतलब हर चीज को देके वो अपने सीड को नेक्स्ट सीजन के लिए क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो अगर चलो नेक्स्ट सीजन बहुत अच्छा काम नहीं भी हुआ तो हमारे पास सीड्स हैं, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन अगर बहुत अच्छा नहीं हुआ, हमारे प्लांट ज्यादा सीड डेवलप नहीं कर पाए, फिर भी हमारे पास सीड होना चाहिए। तो जो हमारा दो प्रोसेस है, दो प्रॉपर्टी है सीड की, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, विच हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ सीड फॉर लॉन्ग पीरियड। वो उसको क्या करेगा, लॉन्ग पीरियड तक हम इनको इसके दो प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर हम अपना क्रॉप्स इन नेक्स्ट सीजन भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सीड वायबिलिटी। अब सीड वायबिलिटी क्या होता है, सीड वायबिलिटी इज द टाइम पीरियड फॉर विच सीड रिमेन्स अलाइव आफ्टर डिस्पर्सल। जब सीड कहीं डिस्पर्स होकर चला गया, वहां पे सॉइल में वो डिस्पर्स हुआ, सॉइल में गया और वहां पे से जाके प्लांट
अब वहां पे जाके डिपेंड करता है कि उसको फेवरेबल कंडीशन मिला कि नहीं मिला। अब वहां पे वो डिस्पर्स हो गया है, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो वो यही दो प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट इज डिहाइड्रेशन एंड डोर्मेंसी। तो वो उस टाइम पीरियड का इंतजार करेगा कि जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिले और वो क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। तो एक तरीके से लाइफ स्पैन समझ लो, हर किसी का कोई लाइफ स्पैन होता है, हम एज ए ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी भी लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो सेम सीड की भी क्या होती है, लाइफ स्पैन, कि डिस्पर्सल के बाद जब हमने उसको सॉइल में डाल दिया, उस टाइम वो सीड कब तक अलाइव रह सकता है, जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा है कि हमने इसको 10 दिन बाद फेवरेबल कंडीशन दिया, ये तब भी ग्रो कर रहा है, 20 दिन बाद हमने दिया तब भी कर रहा है। लेकिन हम इसको अगर 100 दिनों बाद पानी डाल रहे हैं, उसको कितना भी फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं, तो वो ग्रो नहीं कर रहा है। इसका मतलब 100 डेज वो जिंदा नहीं है, वो उसकी डेथ हो चुकी है। तो हर सीड की क्या होगी, एक लाइफ स्पैन होगी कि बस इतने टाइम तक ही उसमें जर्मिनेट होने की कैपेबिलिटी होगी। मतलब इतने टाइम तक ही अगर तुम उसको फेवरेबल कंडीशन दोगे तो वो ग्रो कर पाएगा। अगर उसके बाद भी तुम उसको 10 चीजें दे दो, जो मर्जी उसको दे दो, लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका क्या हो गया, सीड वाइबिलिटी, मतलब सीड की लाइफ स्पैन, ठीक है। अब इधर देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल किसका है, ल्यूपिनस आर्टिकस। क्या है, ल्यूपिनस आर्टिकस। जिसको कहां से ढूंढा गया था, एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, उसी के नाम से इसको पड़ गया आर्टिकस। तो ल्यूपिनस आर्टिकस, ठीक है। और इसकी जो सीड जर्मिनेशन है, मतलब ये 10,000 तक इसका लाइफ स्पैन है, 10,000 साल तक ये सीड क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है। अब इस टाइम पीरियड में तुम इसे कभी भी फेवरेबल कंडीशन दोगे तो ये ग्रो कर जाएगा। तो अगर हम देखें इसको, ल्यूपिनस को, ये हमारी बुक में ल्यूपाइन भी लिखा हुआ है, तो ल्यूपिनस आर्टिकस को एक्सकवेट किया गया था आर्कटिक टुंड्रा से, और इसकी लाइफ स्पैन कितनी है, 10,000 ईयर्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोइनिक्स डेक्टिलिफेरा। ये क्या है, मतलब जो डेट पाम होते हैं, डेट पाम का हमारा नेम क्या है, फोइनिक्स डेक्टिलिफेरा, ठीक है। इसकी वाइबिलिटी कितनी है, कितने टाइम तक ये जिंदा रह सकता है, ये सेल अलाइव रह सकता है, इसकी है 2000 ईयर्स की, कितनी, 2000 साल तक ये क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है, ठीक है। इसको हमने कहां से एक्सकवेट किया था, मतलब कहां से हमने इसको निकाला था, किंग हेरोड्स के पैलेस से, जो कि कहां पे है, डेड सी के आसपास जो किंग हेरोड्स का पैलेस था, वहां से हमने क्या एक्सकवेट किया था, डेट पाम को, ये फोइनिक्स डेक्टिलिफेरा को, और वो उस टाइम भी क्या था, अलाइव था। तो उसे पता लगा था इसकी वाइबिलिटी कितने टाइम की है, 2000 ईयर्स की है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं, मतलब उनमें क्या होता है, बहुत सारे सीड्स होते हैं। उसमें एग्जांपल उसमें क्या दे रखा है, जैसे कि ऑर्किड, ओरोबैंकी और स्ट्रिगा। ये जो ओरोबैंकी है और जो स्ट्रिगा है, ये दोनों हमारे पैरासिटिक स्पीशीज हैं, पैरासिटिक स्पीशीज हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें कुछ खास ऐसा, मतलब इस वाले पोर्शन में इतना कुछ खास समझने वाला नहीं था, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया। बट अब यहाँ पे हमारा सीड खत्म हो गया, हमारा लास्ट टॉपिक अभी फ्रूट रह गया है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो मैं आपको जो पढ़ाना चाहती थी आपको समझ में आया होगा, मैं पढ़ा पाई हूँ। और अगर आपको मेरा कंटेंट, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रहा है, तो उसके लिए प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करते हो, आप लाइक करते हो, तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई और चैप्टर पढ़ना है इसके बाद, तो आप प्लीज मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट करो, या दी आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट करो, तो मैं वो वाला चैप्टर स्टार्ट कर लूंगी, ठीक है। सो तब तक के लिए एक लास्ट वीडियो रह गई है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल ही अपलोड कर दूं, ठीक है, ताकि आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाए। और अगर